नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा 8 की हमारे राजस्थान का अध्याय पहले एक को पढ़ेंगे, जिसमें ये बताया गया है कि 18वीं सदी का राजस्थान कैसा था, उसकी जो आर्थिक स्थिति थी वो कैसी थी, जो राजनीतिक स्थिति कैसी थी, वहां पर राज शासन व्यवस्था कैसे चल रही थी, कौन बाहरी आक्रमण आ रहा था और राजस्थान में कौन हस्तक्षेप कर रहा था, इनके बारे सारी चीजों के बारे में हम इस पाठ अध्याय में जानेंगे। तो बच्चों, 18वीं सदी के से पहले की बात बताएं तो जो मुगलों का साम्राज्य था, जो मुगलों की शक्ति थी, वो धीरे धीरे क्या होती गई, कम होती गई। खत्म तो नहीं हुई लेकिन कम होती गई। तो धीरे धीरे यहाँ पर एक नई शक्ति उभर कर आई, जिसका नाम था मराठा। अब मराठाओं को संगठित करने का जो श्रेय जाता है वो शिवाजी महाराज को जाता है। तो शिवाजी महाराज ने सभी मराठाओं को संगठित करके एक मजबूत शक्ति के रूप में उभारा था। जो मराठाओं धीरे धीरे क्या उनकी जो नीतियों में बदलाव आया, तो वो पूरे भारत के ऊपर अपनी शक्ति का विस्तार करना चाहते थे। तो देखो बच्चों, यहाँ पे सर्वप्रथम मराठाओं की जो शक्ति थी, उसको शिवाजी ने क्या किया, संगठित किया। छोटे छोटे जन और छोटे छोटे जातियों से सैनिकों को भर्ती करके उन मराठा शक्ति को एक मजबूत शक्ति के रूप में उभारा। फिर औरंगजेब की मृत्यु के बाद मराठा धीरे धीरे उत्तर भारत की तरफ अपनी विस्तार नीति को अपनाया, और जिससे मालवा और गुजरात पर आक्रमण किया। तो धीरे धीरे औरंगजेब की मृत्यु हो गई, तो मराठाओं ने उत्तर भारत की तरफ अपनी विस्तार नीति को अपनाना शुरू कर दिया, जिससे सर्वप्रथम पहले मालवा और फिर गुजरात के ऊपर उन्होंने आक्रमण किया। फिर राजस्थान में धीरे धीरे 1711 में मराठाओं का प्रवेश मेवाड़ में, सर्वप्रथम राज्य राजस्थान का एक राज्य जो मेवाड़, उस समय जिले को राज्य कहा जाता था, तो एक राज्य था मेवाड़। तो उस मेवाड़ में सर्वप्रथम 1711 ईस्वी में क्या हुआ, मराठाओं का प्रवेश। तो मराठाओं का प्रवेश हुआ, और 1720 ईस्वी में पेशवा बाजीराव ने एक लक्ष्य निर्धारित किया कि मैं अटक से कटक तक में मराठा ध्वज फहराने का ये किया। तो फिर लिखते हैं इसमें कि मराठा शासक पेशवा बाजीराव ने 1720 अटक से कटक पर अपना मराठा ध्वज फहराने का लक्ष्य निर्धारित किया। तो इसी के साथ फिर आगे देखते हैं कि पेशवा बाजीराव ने अपनी अटक से कटक तक की नीति अपनाता जा रहा था, और धीरे धीरे हर राज्य पर अपनी विस्तार नीति को अपनाने और वहां पे उनके जो शासन व्यवस्था को स्थापित करने की कोशिश कर रहा था। तो धीरे धीरे जो हमारे यहाँ पर मेवाड़ पर आकर, लेकिन धीरे जब मराठाओं ने कोटा और बूंदी पर आक्रमण किया, तो फिर धीरे बांसवाड़ा और डूंगरपुर से खिराज देने के लिए मना कर दिया। तो जो 1736 में मराठाओं ने कोटा और बूंदी पर क्या कर दिया, आक्रमण। तो 1728 ईस्वी में डूंगरपुर और बांसवाड़ा के शासकों ने क्या देना बंद कर दिया, खिराज देना बंद किया। यानी उन्होंने, खिराज का मतलब होता है कोई भी जो कर होता है, जो कोई वसूली होती है, वो सारी वसूली या कर को देना बंद कर दिया। फिर मराठाओं ने राजस्थान में प्रथम हस्तक्षेप 12 अप्रैल 1734 को मराठा ने बूंदी में बुद्ध सिंह को और अपनी तरफ से क्या बूंदी का क्या बना दिया, शासक बना दिया। तो बूंदी में सर्वप्रथम उन्होंने अपना हस्तक्षेप किया, और बूंदी में बुद्ध सिंह को अपना पुनः शासक बनाकर एक वहां पर कठपुतली की तरह अपना शासक बिठा दिया। और फिर धीरे धीरे यहाँ के शासकों और राजाओं को ये बात पता चलने लग गई कि मराठाओं का हस्तक्षेप हमारे राजस्थान में कुछ ज्यादा ही बढ़ने लग गया, तो हमें इन मराठाओं के लिए कोई ठोस नीति अपनानी पड़ेगी, जिससे इनके विरुद्ध कोई ठोस कदम उठाना पड़ेगा, जिसके कारण
उन्होंने अपना एक ठोस कदम उठाने के साथ एक निर्णय ये लिया कि हुडा नामक एक जगह पर, जो कहाँ पर पड़ती है, भीलवाड़ा में, तो भीलवाड़ा में वहां पर सभी राजशाही शासक अब वहां पर इकट्ठे होंगे और इनके विरुद्ध कुछ निर्णय लेंगे। तो अब 1734 में यहाँ पर हुडा सम्मेलन होगा, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो बच्चों, हमने जो मराठाओं की शक्ति बढ़ रहे थे, तो उसमें हम ये जान रहे थे कि जो राजस्थान के अंदर मराठाओं का हस्तक्षेप बढ़ता जा रहा था, तो इसी के जैसे जैसे उनका हस्तक्षेप बढ़ता जा रहा था, वैसे वैसे राजपूत शासकों की भी क्या चिंता बढ़ती जा रही थी। तो राजपूत शासकों ने ये निर्णय लिया कि इनकी हस्तक्षेप की नीति को हमें रोकना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सारे राजस्थान के राजपूत शासकों ने क्या किया, एक हुडा नामक जगह पर सब इकट्ठे हो गए और वहां पर इकट्ठे होकर सारे जो शासक थे, उन्होंने ये निर्णय किया कि जो मराठाओं की बढ़ती शक्ति को क्या करना है, हमें रोकना है। तो इसके लिए यहाँ पर जो हुडा नामक सम्मेलन था, उसकी अध्यक्षता मेवाड़ के जगत सिंह दित्ते कर रहे थे। हुडा सम्मेलन में क्या है कि हुडा में राजपूत राजाओं ने मराठाओं की बढ़ती शक्ति को रोकने के लिए 17 जुलाई 1734 को हुडा यानी भीलवाड़ा, इस जगह भीलवाड़ा में कौन सी हुडा जगह है जिसमें एक सम्मेलन को बुलवाया। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, महाराजा जगत सिंह। महाराजा जगत सिंह कहाँ के शासक थे, मेवाड़ के। इसमें आने वाले कौन थे, आने वाले शासक थे आमेर के सवाई जय सिंह, जोधपुर के अभय सिंह और नागौर के भक्त सिंह और कोटा के महाराव दुर्जन साल। ये सारे मिलकर यहाँ पर उन मराठाओं की शक्ति को रोकने के लिए अब एक समझौते के ऊपर क्या करेंगे, हस्ताक्षर करेंगे। वो समझौता क्या है, उसको हम आगे अभी देखते हैं। तो बच्चों, जो हुडा सम्मेलन में जो अहद नामा हुआ था, जो समझौता पत्र पर सभी राजपूत शासकों ने साइन किया था, उसमें ये लिखा हुआ था कि सभी एक साथ मिलकर रहेंगे, जिसका जो शत्रु होगा वो सभी का हमारा शत्रु होगा और जिसका जो मित्र होगा वो हमारा सभी का क्या होगा, मित्र होगा। और जो भी कोई हम निर्णय लेंगे तो सभी एक जगह मिलकर उसका निर्णय लेंगे, उस बात के निर्णय को निश्चित करेंगे। और वर्षा ऋतु में एक बार सभी रामपुर में एक सभा करेंगे। ये सारी बातें उस समझौते में थी। और फिर इसमें लिखा है कि सम्मेलन के अहदनामा या समझौते पत्र में क्या लिखा था कि सभी एक दूसरे के साथ मिलकर रहेंगे और शत्रु व मित्र दूसरे का शत्रु व मित्र होगा, यानी एक का जो शत्रु या मित्र होगा, यानी और क्या कहा, किसी का शत्रु व मित्र वो दूसरे का शत्रु व मित्र होगा। कोई नई योजना सभी मिलकर निश्चित करेंगे और वर्षा ऋतु में रामपुर में इकट्ठे होंगे। लेकिन ये सारी शर्तें एक कागज लेकिन ये सारी शर्तें कागज तक सीमित रह गई, यानी उन शर्तों को मानने के लिए कोई भी राजा या कोई भी वहां का शासक राजी नहीं था और वहां पर एक जुटता नहीं थी। और इसी कारण राजपूत शासकों में उनकी जाति भाषा रीति रिवाज और परंपराओं से उन्हें सम्मान थे, यानी हर चीज से उनको भरपूर था उनके अंदर। लेकिन उनमें जो सामाजिक एकता थी, जो उनके अंदर राजाओं के अंदर जो एकता का अभाव था, वो पूरा उनके अंदर था, यानी वो कोई भी राजा आपस में एक नहीं हो पा रहे थे, एकजुट नहीं हो पा रहे थे। फिर लिखते हैं कि जो पेशवा बाजीराव ने राजस्थान में मराठा शक्ति का विस्तार करने के लिए, उसका आकलन करने के लिए अपनी मां राधाबाई को 1735 में यहाँ पर भेजा। यानी देखो, राजस्थान के आकलन के लिए अपनी मां राधाबाई को 1735, ये देखो 1735 में भेजा और फिर स्वयं खुद 1736 में पेशवा
बाजीराव राजस्थान के दौरे थे, यहाँ से चौथ का कर वसूल के गए, यानी चौथ का कर वसूला। यहाँ पर लोगों को चौथ का कर लगा के, अब ये चौथ का कर क्या होता है और ये क्या है वो हम आगे देखते हैं। ये हुडा सम्मेलन के बारे में जाना कि मराठाओं को कैसे यहाँ पर हस्तक्षेप बढ़ता जा रहा था, और हमारे यहाँ पर राजस्थान के जो उत्तराधिकार थे उनमें भी मराठाओं ने अपना हस्तक्षेप देने के लिए, हस्तक्षेप करने के लिए यहाँ पर वो बड़े ही उत्सुक थे। तो यहाँ पर उन्होंने ये सोचा था कि कब यहाँ पर उत्तराधिकार संघर्ष होए और कब हम यहाँ पर हस्तक्षेप करें। तो फिर आगे लिखा है कि ये अगला अपना पॉइंट चलेगा कि राजस्थान के उत्तराधिकार संघर्ष में मराठाओं की भूमिका, यानी मराठाओं की क्या भूमिका रही जिससे यहाँ पर उत्तराधिकार संघर्ष में वो यहाँ पर हस्तक्षेप करने लग गए। तो जो उत्तराधिकार संघर्ष चल रहा था हमारे राजस्थान के अंदर, वो उत्तराधिकार संघर्ष बेटा 1743 से लेके 1750 तक चला। अब 1743 से 1750 तक 3 उत्तराधिकार संघर्षों के बारे में हम इस किताब में पढ़ेंगे। पहला जयपुर का, दूसरा जोधपुर का, तीसरा हमारे मेवाड़ का। यानी जयपुर और जोधपुर और मेवाड़, तो इन तीनों जगह पर उत्तराधिकार संघर्ष चल रहा था। तो आगे देखते हैं कि फिर इसमें लिखा है कि 18वीं शताब्दी के राजस्थान के राजपूत, जो यहाँ के राजपूत शासक थे, उनमें उत्तराधिकार संघर्ष छिड़ा हुआ था, जिसके कारण संघर्ष होने के कारण मराठाओं का यहाँ पर हस्तक्षेप बढ़ गया था। अब देखो यहाँ पर एक कहानी आती है कि यहाँ पर उत्तराधिकार संघर्ष क्यों हो रहे थे। तो बेटा एक चीज है, जब एक परिवार में 2 बेटे होंगे तो आपस में वहां पर जायज सी बात है उत्तराधिकार संघर्ष जरूर छिड़ेगा। लेकिन पहले के राजाए जो अपने कहीं पे दूसरी रानी से विवाह करते थे, जैसे हमारे जयसिंह के 27 रानियां मानी जाती है, लेकिन जब उन्होंने अपनी दूसरी रानी, पहली रानी थी सूरज कंवर और दूसरी रानी थी चांद कंवर, जो पहली रानी के बाद में जो दूसरी रानी जो मेवाड़ की रानी थी अमर सिंह की बेटी, उससे विवाह करने से पहले उन्होंने वहां के अमर सिंह जो मेवाड़ के शासक थे, राजपूत शासक थे, उन्होंने ये शर्त रख दी कि मैं अपनी बेटी का तभी आपके साथ विवाह करूंगा जब इससे उत्पन्न हुआ बेटा या पुत्र जयपुर की राज सिंहासन पे बैठेगा। तो इसी कारण यह आगे चलकर एक समस्या के रूप में उभर कर आया, जिसकी वजह से यहाँ पर उत्तराधिकार संघर्ष हुआ। तो अब देखते हैं, लिखा है यहाँ पे कि जयपुर के उत्तराधिकार संघर्ष, सॉरी बेटा यहाँ पे 1708 नहीं आएगा, यहाँ पे 1743 आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1743 में हमारे जय सिंह की, किसकी? जय सिंह की, इस जय सिंह की क्या हो जाती है? मृत्यु। क्या हो जाती है? मृत्यु। तो जो 1843 में यहाँ पे जय सिंह की क्या हो जाती है? मृत्यु। और उसकी मृत्यु होने के बाद यहाँ पर जाहिर सी बात है उत्तराधिकार संघर्ष छिड़ेगा। अब वो किस किस के मध्य में छिड़ेगा उसके बारे में आगे हम देखते हैं। तो बेटा जो उत्तराधिकार संघर्ष चल रहा था, तो उसके अब इस डायग्राम के माध्यम से हम समझेंगे कि कैसे इनमें उत्तराधिकार संघर्ष हो रहा था। देखो 1743 में अपने जयसिंह की क्या हो जाती है? मृत्यु। और इन्हीं की मृत्यु के बाद यहाँ से जयपुर में उत्तराधिकार संघर्ष शुरू हो जाता है। जैसे सवाई जयसिंह की क्या कितनी पत्नियां थी? 2 पत्नियां थी। पहली पत्नी का नाम था सूरज कंवर, दूसरी पत्नी थी उसकी माँ चंद्र कंवर। अब माँ चंद्र कंवर से जो कहाँ की रानी थी? मेवाड़ की रानी। किसकी? मेवाड़ के शासक अमर सिंह की। अब अमर सिंह ने जब इसका विवाह किया था
तो इसके विवाह में एक शर्त रखी थी कि जब आने वाले समय में इसकी कोख से जो भी पुत्र जन्मेगा, उसका जो पुत्र होगा वो जयपुर का क्या बनेगा, शासक बनेगा। तो इधर चंद्रग्रहण से कौन जन्मा, माधव सिंह। अब माधव सिंह तो जन्मा, लेकिन इनकी इसकी पहली पत्नी से जो ईश्वर सिंह जन्मा था, तो जो न्याय और राजनीतिक शासन व्यवस्था के आधार पे ज्येष्ठ पुत्र कौन था, ईश्वर सिंह। तो यहाँ पर इसको ईश्वर सिंह को क्या बना दिया जाता है, शासक। तो यहाँ माधव सिंह क्या हो जाते हैं, नाराज। तो माधव सिंह क्या करते हैं, अपने जयपुर का जो शासन व्यवस्था पाने के लिए वो किनसे हाथ मिलाते हैं, इनके एक मेवाड़ के जगत सिंह थे शासक, तो उन्होंने इनकी सहायता की। और दूसरी सहायता यहाँ पर पेशवा जो हमारे क्या थे, मराठा, इनसे पेशवा सरदार मल्हार राव होलकर से हाथ मिलाकर उनकी सहायता से क्या करते हैं, वो 2 युद्ध करते हैं। कितने युद्ध, 2। जो पहला ये 2 युद्ध करते हैं। पहला युद्ध बगरू का युद्ध कहलाता, दूसरा युद्ध राजमहल का युद्ध कहलाता। अब देखा जो पेशवा सरदार मल्हार के राव के में एक सेनापति थे, किसका क्या नाम था, हरगोविंद सिंह नाटाणी। हरगोविंद सिंह नाटाणी इतने कुटिल व्यक्ति थे, जो उनके सामने हार नहीं मानता उसको भी हार मनवा देते थे। तो यहाँ पर ईश्वर सिंह उनकी कुटिलता के कारण आत्महत्या कर लेते हैं। उसके बाद में कौन यहाँ पे शासक बनता है, माधव सिंह। अब माधव सिंह शासक तो बन गया, लेकिन किनकी सहायता से, माधव सिंह मराठों की सहायता से क्या बन गया, यहाँ जयपुर का शासक। तो बच्चों फिर जयपुर के उत्तराधिकार संघर्ष के बाद हमारे दूसरा उत्तराधिकार संघर्ष पढ़ते हैं हमारे जोधपुर में। जोधपुर में भी ऐसा ही यही एक हाल हुआ। क्यों, वहां पे भी मारवाड़ के जो शासक थे उसके 2 पुत्र थे, एक तो राम सिंह और दूसरा भक्त सिंह। अब राम सिंह और भक्त सिंह दोनों आपस में क्या करने लग गए, उत्तराधिकार संघर्ष करने लग गए, यानी आपस में लड़ने लग गए। तो उसी के बीच में जो फायदा उठाने वाले थे, जैसे जयपुर में मराठाओं ने फायदा उठाया, उसी तरह मराठाओं ने यहाँ पे भी अपना एक फायदा देखते हुए यहाँ पर हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। लेकिन क्या हुआ, यहाँ पर एक बहुत और अलग काम हुआ। यहाँ पे पेशवा ही नहीं हस्तक्षेप कर रहे थे, यहाँ पे सिंधिया, होलकर 2 और जातियां, मराठा जातियां यहाँ पे क्या कर रही थी, हस्तक्षेप कर रही थी। तो उनके हस्तक्षेप करने के बाद जो तो सबसे ज्यादा किसकी तरफ गए, राम सिंह की तरफ। और राम सिंह ने पूरा मारवाड़ को आधा ले लिया और आधा भक्त सिंह यानी हार के और मराठाओं के अधीन चला गया। तो ये सारी एक योजनाओं के आधार पे जो हस्तक्षेप करते रहते थे मराठा, तो उसी के एक परिणाम था कि मारवाड़ का क्या हो गया, 2 हिस्सों में विभाजित हो गया। अभी 2 हिस्सों में विभाजित होने के कारण एक यहाँ पर एक आर्थिक संकट आना शुरू हो गया। और आर्थिक संकट नहीं आया, फसलें होती थी वो फसलें भी क्या होने लग गई, बर्बाद होने लग गई। और यहाँ पे व्यापार भी नष्ट होने लग गया। और यहाँ पे मराठाओं की मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती चली गई। इसी कारण यहाँ पे भी उत्तराधिकार संघर्ष में मराठाओं ने क्या किया, हस्तक्षेप। अब हम जो तीसरा जो उत्तराधिकार संघर्ष पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हमारे मेवाड़ के बारे में। तो मेवाड़ में भी ऐसे ही जैसी जोधपुर और जयपुर की तरह मराठाओं ने हस्तक्षेप किया है, वो उसी तरह मेवाड़ में भी क्या करेंगे, हस्तक्षेप करेंगे। और यहाँ पे भी वही उत्तराधिकार संघर्ष होगा। तो मेवाड़ का उत्तराधिकार संघर्ष, मेवाड़ का उत्तराधिकार संघर्ष पढ़ेंगे। 1761 का जो मेवाड़ में उत्तराधिकार संघर्ष फैला उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ पे 1761 में यहाँ के राजा राज सिंह की क्या हो गई थी, मृत्यु। और उनकी मृत्यु के पश्चात ही यहाँ का शासक किसको नियुक्त कर दिया गया था, हरि सिंह को। किसको, हरि सिंह को।
हरि सिंह को। इस हरि सिंह को यहाँ का शासक यानी मेवाड़ का राज सिंहासन पर बैठा दिया गया था। लेकिन क्या हुआ, कुछ समय बाद एक और यहाँ का राज सिंहासन के लिए दावेदार आ चुका था। उसका नाम था रतन सिंह। क्या नाम था? रतन सिंह। तो यहाँ पर दो दो और दावेदार होने के कारण इन दोनों के बीच में गृह युद्ध छिड़ गया। और इसी गृह युद्ध का फायदा उठा के हमारे मराठा जो जयपुर और जोधपुर में अपना हस्तक्षेप कर रहे थे, तो वो भी यहाँ पे भी क्या करना शुरू कर दिया, हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। और हस्तक्षेप करने से, उनके हस्तक्षेप करने से यहाँ पे मेवाड़ में, मेवाड़ की संस्कृति और राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक प्रगति में इनकी रुकावटें आने लग गई। और जो राजस्थान के शासन आपस में दुश्मनी थे, उनके दुश्मनी को देख के मराठाओं की हस्तक्षेप अधिक बढ़ता गया। और ये जैसे देखो यहाँ लिखा है कि 1761 में महाराणा राज सिंह की मृत्यु हो गई थी और हरि सिंह को मेवाड़ का राज सिंहासन पर बैठा दिया गया था। कुछ समय बाद में मेवाड़ की राजगद्दी के लिए दो दावेदार हुए, पहला हरि सिंह, दूसरा रतन सिंह। और इस दोनों ने मराठाओं की सहायता लेने के लिए खूब प्रयास किया और इस गृह युद्ध में मराठाओं ने अपना फायदा देख के हस्तक्षेप किया। और फिर इसके बाद में इनके हस्तक्षेप आज हो जाने के कारण बाद मेवाड़ में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक प्रगति में रुकावट आई। और राजस्थान के इस शासन आपस में दुश्मन होने के कारण, यानी शासन नहीं, यहाँ पे शासक आपस में दुश्मन होने के कारण मराठाओं का हस्तक्षेप ज्यादा बढ़ता गया। और इसी के साथ यहाँ के जो राजपूत शासक है वो अब आगे अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी से अपनी संधियां करेंगे, क्योंकि यहाँ मराठाओं का हस्तक्षेप को देखा तो वैसे धीरे धीरे मराठाओं का हस्तक्षेप बढ़ता जा रहा था। तो इससे बचने के लिए यहाँ के राजपूत शासकों ने अब दूसरा रास्ता निकाल लिया। वो दूसरा रास्ता क्या निकाला? वो रास्ता ये था कि अंग्रेजों से उन्होंने क्या करना शुरू कर दी, संधियां शुरू कर दी। अंग्रेजों से संधियां करना शुरू कर दी। तो अंग्रेजों से अगर वो संधियां करेंगे तो वो अंग्रेजों के पास जो आधुनिक हथियारों के माध्यम और सेनाओं के माध्यम से अंग्रेज मराठाओं वो क्या करेंगे, अब खदेड़ देंगे और यहाँ से भगाने में सफल रहेंगे। तो अब धीरे धीरे अंग्रेजों से क्या होने लगी, यहाँ पे संधियां। तो यहाँ पे देखते हैं कि अपनी शक्ति को विस्तार तथा अन्य राजनीतिक और आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए राजपूत शासकों ने मित्रता के लिए उत्सुक हुए, यानी वापस अपनी राजनीतिक और आर्थिक शक्ति को वापस पाने के लिए वो अंग्रेजों से मित्रता बनाने के लिए बहुत ही उत्सुक थे। फिर आगे लिखा है कि 1817 से 1818 तक जो अंग्रेजों से संधियां चल रही थी, तो उन संधियों के बीच में राजपूत शासकों ने अंग्रेजों से क्या करना शुरू किया, संधियां। और सर्वप्रथम राजस्थान की पहली संधि भरतपुर रियासत ने की, जो 1803 में की थी। तो देखते हैं, देखो बच्चों कि राजस्थान के राज्य में सर्वप्रथम 29 सितंबर 1803 भरतपुर रियासत ने अंग्रेजों से संधि स्वीकार कर ली, यानी अंग्रेजों की संधि स्वीकार कर ली। आगे देखते हैं। और 1800 तक लगभग पूरे राजस्थान की संधियां पूरे राजस्थान ने अंग्रेजों से संधियां कर ली थी, संधियां कर रहे थे यहाँ के शासक। तो उन संधियों में सबसे पहले भरतपुर ने तो कर ही ली थी, लेकिन जो सिरोही का मामला अटक रहा था उसका कारण था जो मेन मुद्दे था मारवाड़ के से विरोध में, मारवाड़ विरोध कर रहा था अंग्रेजों का, इसलिए वहां का पर संधि नहीं हो पाई। लेकिन 1823 में वहां पे भी क्या हो गई थी, संधि। और फिर धीरे धीरे पूरे राजस्थान थोड़े समय के लिए अंग्रेजों के हाथ में आ गया था। अब इन संधियां करने के बावजूद जो इन संधियों का परिणाम निकल के आएगा राजस्थान शासकों के लिए, उसके बारे में हम थोड़ा सा अगले इस पॉइंट में जानेंगे कि क्या क्या परिणाम निकल के आएंगे। अब देखो बेटा,
ऐसे किसी की अधीनता स्वीकार कर ले तो वो अधीनता स्वीकार कराने वाले तो हमें गुलाम की तरह अपना अधीन या अधीनता स्वीकार करवाएगा, तो वो गुलाम बनाएगा तो अपना कुछ फायदा देख के ही अधीनता स्वीकार कराएगा। तो अंग्रेज भी अपना फायदा देख के यहाँ के शासकों के अपनी अधीनता स्वीकार करवाकर संधियां कर ली, और संधियों में उन्होंने क्या क्या वचन दिए थे। उनकी वजह से यहाँ के राजस्थान के शासकों की कैसी स्थिति बिगड़ती जा रही थी उसके बारे में हम इस टॉपिक में जानेंगे। तो देखिए देखो बच्चों, संधियों के परिणाम 1817 से 1818 तक की संधियों के क्या क्या परिणाम थे। तो पहला परिणाम था कि अंग्रेजों के दिए जाने वाला खिराज खिराज जो वसूली करते थे अंग्रेज, तो उस देसी राजा उसका की स्थिति बहुत ही खराब हो गई थी। यानी अंग्रेजों के दिए जाने वाले खिराज से देशी राजाओं की स्थिति क्या होती जा रही थी, बिल्कुल डाउन होती जा रही थी, खराब होती जा रही थी, क्योंकि वो इतना खिराज लेते थे कि उनका आर्थिक संकट आने पर मजबूर हो गया था। और अंग्रेज जो राजा देसी राजा थे, जो यहाँ के राजस्थान के प्रॉपर राजा थे, शासक थे, उनके आंतरिक उनके गृह मामलों और आंतरिक मामलों में भी क्या देने लग गए, हस्तक्षेप। और इन्हीं के साथ साथ बहुत से और उन्होंने इस संधि का परिणाम निकलकर सामने आया, इसके बारे में और आगे देखते हैं। इन संधियों से यहाँ पे राजाओं को भी बहुत नुकसान हो रहा था, तो इन्हीं के साथ आगे देखते हैं। तीसरा और नुकसान यहाँ पे यहाँ के शासकों को क्या हुआ था कि यहाँ के जो सामंत होते थे, राजा से जो छोटे 100 गांवों का एक मुखिया होता था, उसको क्या बोलते थे, सामंत बोलते थे। तो जो सामंतों के विशेषाधिकार को भी खत्म करने के लिए अंग्रेजों ने क्या डाला, दबाव डाला कि इनके जो विशेष अधिकार है उन सबको समाप्त कर दिया जाए। तो इनके शासन इनकी संधियों में यह भी कहा गया था कि अंग्रेजों ने सामंतों के विशेषाधिकार को खत्म करने के लिए भी दबाव डाला। और बेटा यहाँ पे क्या हुआ, धीरे धीरे जो विदेशी यानी अंग्रेज इंग्लैंड से आ रहे थे, तो आपने कक्षा 7-8 की किताब में जब अंग्रेजों का भारत में आगमन के बारे में पढ़ा होगा इस हमारा अतीत में, तो उसमें बताया गया है कि वो धीरे धीरे यहाँ पे कंपनी के रूप में आए थे और यहाँ पे अपना उद्योग व्यापार करने के उद्देश्य से आके यहाँ पे राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक हर स्थिति में से वो संपन्न होते होते यहाँ पे अपना सारा कंपनी और अपना साम्राज्य भी स्थापित कर चुके थे। तो वो धीरे धीरे स्वदेशी को खत्म करके यहाँ के लोगों को विदेशी अपनाने के लिए प्रोत्साहित करे थे, और यहाँ के उद्योगों को खत्म करके, जैसे यहाँ से मिर्ची मसालों को कम दाम में खरीद के और दूसरे उन अपने ब्रिटेन में जाकर, अपने देश में जाकर वहां पर ज्यादा दाम में बेचते थे, और किसी अन्य कंपनी को इस भारत देश में नहीं आने देते थे, जिसकी वजह से यहाँ के लोग मजबूर होके इनको अपना व्यापार करने के लिए देते। यहाँ के हस्तशिल्प जो हाथों से बनाई जाती थी, जो कलाओं को यहाँ पे उन्होंने भी उनको नष्ट करने के एक जिम्मेदार ठहराया जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने यहाँ पे जो हाथों से बनाई जाती थी चीजों, उनके लिए मशीनों का प्रयोग करना और मशीनीकरण करने शुरू कर दिया। और एक आखिरी और जो सबसे अच्छा, एक बाहर के जो भी जातियां आई है, जहाँ बाहर के विदेशी, वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए भारत में आगमन हुई थी। तो राजस्थान में भी ईसाई मशीनरियों का यहाँ पे क्या होने लग गया, प्रभाव, और उन्होंने ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया। उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, ईसाई धर्म का, और ईसाई धर्म के यहाँ पे फलने और फूलने के लिए उनका बहुत ही सहायता की और उनको संरक्षण दिया। और इन सभी प्रभावों का कारण आखिर में जाकर 1857 की क्रांति में तब्दील हो गया और परिवर्तन हो गया, जिसकी वजह से यहाँ के जो जितने भी शासक थे भारत के, जो सारे मिलकर अंग्रेजों के विरोध में और विद्रोह
शुरू करने लग गए और 1857 की क्रांति में ये एक विद्रोह महाविद्रोह के रूप में तब्दील हो गए। तो हमारा पाठ आज यहीं पे समाप्त होता है बच्चों। और इन सारी चीजों को एक बार सही ढंग से और देख लेना और इनको पढ़ते रहना, क्योंकि यही चीज इन्हीं में से कोई भी प्रश्न को पूछा जा सकता है। और इसी के साथ सभी को मैं धन्यवाद गुड बाय कहना चाहूंगा।